आज हम पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं, अब उसकी व्याख्या करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत से। तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का पता ही है, इस कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो अब आते हैं इस डायग्राम पे। सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम सिद्धांत को देखेंगे कि सिद्धांत इस अपवर्तन के नियम में कैसे अप्लाई होगा और कैसे इस डायग्राम के थ्रू हम स्नेल के नियम को सिद्ध करेंगे, ताकि हम सिद्ध कर सकें कि अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत से की जा सकती है। तो चलिए डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले ये आपको ए बी एक तरंगाग्र दिख रहा होगा। तरंगाग्र मैं अपने पिछले से पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये तरंगाग्र तिरछा आया है और एक अपवर्तक पृष्ठ पे पड़ा है। यहाँ पे ये जो Z और Z डैश है, ये पूरा मान लो कि एक अलग माध्यम है। आप मानने के लिए तो कांच भी मान सकते हैं, कांच या जल, कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश एंटर कर सके। तो Z और Z डैश ये जो लाइन है, इसके नीचे एक माध्यम 2, यहाँ पे हमने डेरिवेशन के लिए माध्यम 2 इसका नाम दिया है, और ऊपर माध्यम 1 है। माध्यम 2 ज़्यादा सघन है माध्यम 1 के सापेक्ष। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। विरल और सघन भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो बराबर होती है प्रकाश की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति और गुणा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा। अब जैसे ही माध्यम चेंज होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण एंटर करेगी प्रकाश की, तो उसकी चाल भी बदलेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य भी बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए पहले समझते हैं डायग्राम को। ये था अपवर्तक पृष्ठ जिसे हमने Z Z डैश लिखा था। जैसे ही तिरछा तरंगाग्र इस पर आके गिरता है, तो सबसे पहले ये पॉइंट टच होता है पृष्ठ से, Z और Z डैश से। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं बननी शुरू होती हैं, और ये अभी पहले माध्यम में ही है, ये जो B पॉइंट है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जब हम टाइम स्टार्ट करते हैं, हम जब टाइम स्टार्ट करना देखना हमने स्टार्ट जब किया है, ये तो सारे मिट गए, ये और यहाँ पॉइंट A था। हम टाइम देखना स्टार्ट करेंगे उस समय जब ये A पे टच कर चुका होगा। तो अब द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की चाल से ही चलेंगी, लेकिन माध्यम 2 में। और पहले वाली जो तरंगिकाएं हैं जो B डैश में है, B में है, पॉइंट B में, वो प्रकाश की ही चाल से चल रही है, लेकिन पहले माध्यम में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लाइन छोटी है और ये बड़ी। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से A से द्वितीयक तरंगिका निकली है, यहाँ पे बनी हुई है, उसने कम दूरी तय करी है, क्योंकि वो माध्यम 2 यानी कि सघन माध्यम में दूरी तय कर रही है T समय में। और T समय में ही B से प्रकाश की तरंग A डैश तक आती है, इसलिए वो ज़्यादा दूरी तय करती है, क्योंकि वो विरल माध्यम में है। तो अब मैं इन सबको इरेज करता हूँ। अब आप देखिए कि जो द्वितीयक तरंगिका यहाँ से उत्पन्न हुई थी T समय में यहाँ तक पहुँची है, और जो तरंगाग्र की तरंगिका है वो यहाँ से T समय में ज़्यादा दूरी तय करके A डैश तक पहुँच गई है। इसी से ही एक ट्रायंगल हम ये बना लेते हैं। अब इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, इसकी खास बात यह है कि इसमें तरंगाग्र और तरंग के चलने की दिशा, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण भी 90 डिग्री है। दूसरी खास बात कि जो ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा था, ये जो A B की दूरी, B डैश की दूरी, ये आगे बढ़ रही थी द्वितीयक तरंगिका द्वारा, और इस तरंगाग्र जो नया तरंगाग्र बना है, क्योंकि जैसे ही B वाली किरण यहाँ A डैश पे पहुँच गई, यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएं बनना शुरू होंगी, और वहीं पर T समय जो हमने माना था वो खत्म हो गया। तो तरंगाग्र की स्थिति, अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति ये वाली है, नई वाली स्थिति, ये A डैश B डैश। तो अब जो हमने T समय माना था वो खत्म हो गया है। अब डायग्राम जो बन गया है वो ये है। जो ऊपर वाले में है ट्रायंगल में, वो थीटा B कोण 90 डिग्री का है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का है B डैश। ये 90 का कैसे है, क्योंकि तरंग के चलने की दिशा इधर है और तरंगाग्र ऐसे बना है, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, इसलिए। और कल जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये अभिलंब है, डॉटेड लाइन, ये परावर्तक या अपवर्तक पृष्ठ है। तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल I है, ये अभिलंब है, दोबारा से बनाता हूँ मैं अलग कलर से,
यह परावर्तक पृष्ठ और यह अभिलंब है, यहाँ से आपतित किरण आई है तो ये बीच का एंगल आई है, और इस आपतित किरण से ही 90 डिग्री पे है तरंगाग्र, तो इस एंगल को भी 90 आई होना पड़ेगा परावर्तक पृष्ठ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये मैं कल ही समझा चुका था कि अगर एंगल अभिलंब और आपतित किरण का आई है तो अपवर्तक पृष्ठ और तरंगाग्र का एंगल भी आई ही होगा, सेम हो गए दोनों के एंगल। सेम इधर भी ऐसा ही होगा। इधर क्या होगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण इनके बीच का एंगल आर है, तो अपवर्तक पृष्ठ और अपवर्तित तरंगाग्र इनके बीच का एंगल भी आर होगा। ये आर है तो ये भी आर होगा। अब दूसरे ट्राइंगल और पहले ट्राइंगल का कंपैरिजन अगर हम करें, दोनों में क्या क्या सिमिलर है, तो दोनों का एक एक कोण 90 का है, पहला पॉइंट। दोनों में एंगल, एक एंगल यानी कि जो एंगल बी है वो सेम है। दूसरा पॉइंट, दोनों में ए डैश कॉमन है, यानी कि एक भुजा इनकी कॉमन है। तो अब अगर मैं यहाँ पे साइन रूल लगा दूँ, जरा देखिए इसे ध्यान से। साइन रूल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम स्नेल के नियम को सिद्ध कर सकें, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो हमने पढ़ा था वो एक नियतांक होगा, और जो अपवर्तनांक दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के कंपैरिजन के बराबर होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो नियम हम सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उसमें साइन था तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल इसमें भी और इसमें भी। तो लगाते हैं। चलिए, साइन रूल लगाने का नियम मैं पहले आपको बता दूं। अगर ये एंगल है, मान लो थीटा, तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास से ही बच्चों को ये बता दिया जाता है। अब क्योंकि ये वाली तो लंब हो गई, और सबसे बड़ी कर्ण है, जो सबसे बड़ी है चाहे वो कोई सी भी साइड हो, वो कर्ण कहलाती है 90 डिग्री के त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, और बची हुई आधार बन जाती है। ये आपको पता होगा पहले से ही। अब इस ट्राइंगल में देखिए, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री को छोड़िए, ये जो एंगल आई है, इस त्रिभुज में एक एंगल हमें दिया है आई, तो आई के सामने वाली लंब होगी, यानी कि ए डैश बी लंब है। और साइन रूल में हमने लाल बट्टे काका पढ़ चुके हैं, लाल बट्टे काका, तो लंब बट्टे कर्ण हमारा क्या होगा, साइन होगा। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में ए डैश बी तो लंब है, और बटे कर्ण क्या है, कर्ण ये है ए डैश, ये कर्ण है हमारा, दोनों ट्राइंगल का कर्ण सेम है, एक ही है, सबसे बड़ी भुजा भी यही है। तो ये हो गया साइन आई के बराबर, साइन आई। ऐसे ही हम साइन आर भी निकालेंगे, तो उसमें भी जब मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा, इस ट्राइंगल में एंगल है आर, तो इसके सामने वाला होगा लंब, यानी कि बी डैश और ए, तो ये हो गया लंब, कर्ण ए डैश ही होगा। तो अब स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर मुझे लगाना है। साइन आई अपॉन साइन आर जैसे ही मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये दोनों बट्टे में आ जाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, तो उनके मान भी आपस में बट्टे में आएंगे। ए डैश से ये वाला कट जाएगा, और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो ये होगा ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। इसे हम एक कोई समीकरण मान लेते हैं, मान लीजिए समीकरण 1। वैसे नोट्स में आपको कुछ थोड़ा बड़ा आगे पीछे मिल सकता है, हो सकता है नोट्स में ये वाली समीकरण बाद में आई, और जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ वो समीकरण पहले आ चुकी हो, तो उससे कोई कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों ही तरीके सेम हैं लगभग। तो अब आगे चलते हैं इस डायग्राम में और थोड़ी बात करते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पे जो चाल चली है प्रकाश ने वो अलग है, ज़्यादा है, और यहाँ पे जो चाल है वो कम है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे माध्यम 1 में चाल v1 है और माध्यम 2 में चाल v2 है। अब इसे मानने से होगा क्या, जैसा कि हम परावर्तन को सिद्ध करते टाइम कर चुके हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इस फॉर्मूले से वही हम यहाँ करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल v1 है तो ये v1 के लिए मैंने लिखा है, समय दोनों में सेम है, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ कि जो दूरी है, दूरी क्या है, बी ए डैश, तो डी की जगह मैं लिखूँगा बी ए डैश बराबर v1 इंटू पी।
यानी कि अगर v1 चाल से वो b से a डैश तक जाएगा तो उसे b a डैश दूरी तय करने में t समय अगर लग रहा है, v1 चाल से अगर t समय लग रहा है तो ये दूरी ही तो निकल के आ गई। सेम ऐसे ही अगर वो a से b डैश तक जाएगा तो v2 चाल से चल रहा है और t समय लग रहा है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, b a डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, b a डैश, और a b डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये इसे पीछे समीकरण 1 में रखते हैं। ये देखिए a डैश b यानी कि ये वाली, और a b डैश यानी कि ये वाली। इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ये वाली। तो जैसे ही हम इसे रखेंगे आपको मिलेगा एक समीकरण। इस समीकरण में आपको क्या मिलेगा, इधर साइन आई अपॉन साइन आर है, इधर ये है, तो इसे मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए डैश बी, और इधर ये होगा ए बी डैश। ये सिर्फ मैंने समीकरण 1 को दोबारा लिखा है ताकि इधर जगह खत्म हो गई थी इस वजह से। अब यहाँ इनके मान रख देता हूँ मैं v1 और t और v2 और t। समीकरण 1 में हमने a डैश b और a b डैश के मान रख दिए हैं। अब क्या होगा, t से t कटेगा और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। और यही हमें सिद्ध करना था कि साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक है जो कि उन दोनों माध्यमों पर निर्भर करता है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। ये v1 है, ना तो ये चेंज होने का और ना ही ये चेंज होगा अगर माध्यम वही हैं जो हमने लिए थे। तो अब क्योंकि हम स्नेल का नियम सिद्ध कर चुके हैं तो हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत से हम साबित कर सकते हैं कि ये प्रकाश के अपवर्तन को समझा सकता है। और इस डायग्राम से, ये जो डायग्राम है, ये इस डायग्राम से पता लगता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये भी एक अपवर्तन का नियम है जो कि सिद्ध होता है, और स्नेल का नियम भी अपवर्तन का दूसरा नियम है जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं अभी डेरिवेशन के थ्रू। बाकी आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं और ऑफलाइन हमसे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, मतलब ट्यूशन, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और लास्ट में आप सभी को पता है